ठीक है, देखो। एक्चुअली डेवॉप्स का एक साइकिल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हम डॉकर डेवॉप्स के साइकिल में कहाँ यूज करते हैं। और डेवॉप्स के बारे में भी बताओ, डेवॉप्स क्या होता है। तो डेवॉप्स बेसिकली आपका डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल टीम का एक सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब उनका एक कंबाइन, दो टीम्स को कंबाइन, उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इनके कॉम्बिनेशन से एडवांटेज क्या होता है, आपका किसी भी प्रोजेक्ट का जो टाइम कंजप्शन होता है वो रिड्यूस होता है। फ्लेमिंग इश्यूज जो कंपनी में बहुत होते हैं, जिसको मतलब मिली काउंट नहीं करते हैं, और वो भी बहुत बड़ा एक इशू है कि भाई डेवलपमेंट टीम ऑपरेशनल टीम को ब्लेम कर रही है, और ऑपरेशनल टीम डेवलपमेंट टीम को ऑपरेट कर रही है कि आपके साइड इशू, तो ऐसे करके वो काफी टाइम ऐसे निकाल देते हैं मिली टाइम का, मतलब जितना। और इसमें क्या है कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मतलब मेनली जो काम करो उसमें सब चीजें मेनली स्क्रिप्टेड फॉर्म में है। यदि स्क्रिप्ट सही होगी तो ही चलेगी, तो इतना ह्यूमन एरर आने के चांसेस यहाँ बहुत कम है। समझ बात को, मतलब कि एक होता है ना कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, जैसे सीआईसीडी पाइपलाइन में करेंगे, वो पूरा एक प्रोसेस है। यदि आपका पहला स्टेप सही होगा तो ही दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, तो वह स्टेप स्टार्ट ही नहीं होगा। तो डेवॉप्स मतलब डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम का क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन, या दोनों सिंक्रोनाइज होके किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो डेवॉप्स एक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक मैथडोलॉजी है। इससे पहले जैसे कि एजाइल था, वाटरफॉल थे, इनमें सब में वर्क होता था। बट अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के लिए जो आपका मैथडोलॉजी यूज होता है आईटी इंडस्ट्री में, वो आपका डेवऑप्स है। क्या है डेवऑप्स? के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब लोग अभी मशीन लर्निंग के भी एप्लीकेशन बनने लगे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के तो उसके लिए एमएल ऑप्स होता है, डेक्सऑप्स होता है, गिट ऑप्स होता है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है। बट ये बहुत कहने के सिमिलर मिल, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलती जुलती हैं। बट ऐसा नहीं है कि देखो, गिट ऑप्स का मतलब है कि गिट गिट में ही पाइपलाइन बना दो। गिट में गिटहब एक्शन होता है, गिटहब एक्शन से पाइपलाइन बन जाता है। तो मेनली डेवॉप्स एक अलग एक पार्ट है, बट डेवॉप्स के अलावा भी देखा जाए तो एडब्ल्यूएस डेवॉप्स भी होता है, एजोर डेवॉप्स भी होता है, ठीक है, गिट ऑप्स भी होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट मेनली आपको टूल वाइज करना है, और टूल्स का मतलब सीखना है कि इस टूल्स का हमारे उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या यूज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये हम एक साइकिल ले लेते हैं। तो इसमें से जो आपका, हम जो टूल अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला टूल आपका डेवॉप्स का रहेगा, वो हम ऑप सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? ठीक है, मतलब पहला होता है आपका, यहाँ पे मान लेते हैं कोड का रहता है, जो डेवलपमेंट का जो साइकिल है, डेवलपमेंट वाले में कोड, कि जो डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन का कोड, एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तो उसके लिए कोई कोड राइट डाउन करेगा। जब वो कोड को राइट डाउन करेगा तो उसको कहने के मैनेज करने के लिए कोई टूल होना चाहिए। इसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट। और उस टूल का नेम है, जिसके लिए सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, वो क्या है? गिट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। जो ग्लोबल लेवल में इंफॉर्मेशन, मतलब कोड को ट्रैक कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसकी प्रोविजनिंग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? बिल्ड करना। बिल्ड मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन, मतलब जो कोड फाइल है उनको बिल्ड करके इस लायक बनाओ कि वो किसी भी कंटेनर, किसी वर्चुअल मशीन या सर्वर पे रन हो सके। समझ में बात की बात? आप मान लो, समझ में बात की बिल्ड का मतलब क्या है, आपके पास कोई वुडन है, वुडन से कोई चेयर बना है, तो भाई उसको बिल्ड करोगे, बनाओगे ना। वो तो एक रॉ मटेरियल हुआ। तो बट ऐसा रॉ मटेरियल से नहीं, मतलब कि उन्होंने एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, उन्होंने प्रॉपर डेवलप करके अपने लोकल में चला के भी देख लिया, बट आपको डिप्लॉय कहाँ करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना, बिल्ड करना। और जो भी पेजेस होते हैं, डेवलपर अलग अलग पेजेस को डिजाइन करते हैं, उनको कंबाइन करना। अब कोई भी मान लेते हैं कि हम फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, तो फ्लिपकार्ट में क्या है कि फ्लिपकार्ट में आपका लॉगिन पेज है, प्रोडक्ट कैटालिस्ट है, आपका कार्ट है, पेमेंट गेटवे है, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही डेवलपर सारे पेजेस को डेवलप कर देगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। उसमें चार पांच डेवलपर्स लगे होंगे, तो वो अलग अलग पेज को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, कंबाइन।
और कंबाइन करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, बिल्ड। क्या बोलते हैं, बिल्ड। और भी बिल्ड की और भी मीनिंग्स है। फिर उसको टेस्ट करना। तो टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल, जीरा, सेलेनियम में से वो यूज होते हैं, वो तो हमारा पार्ट नहीं है, हमें उसमें नहीं करना वो। ठीक है, ये एप्लीकेशन सही ओके है या नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर या कोई लोकल में रनिंग करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये पार्ट रिलीज कर दिया जाता है। डेवलपमेंट टीम अपने साइड से प्रोजेक्ट को, एप्लीकेशन को रेडी करके कहाँ रिलीज कर देगी, ऑपरेशनल टीम के पास, कि भाई अब इसको आप क्या करो, लाइव करो, इसको होस्ट करो। समझा रहे बात को। यहाँ पे आपका ये जो है कोड को इन्होंने राइट, कोड को बिल्ड कर मतलब डेवलप किया, जो भी एप्लीकेशन कोड था उसको बिल्ड किया, फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या कर दिया इन्होंने, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद किसके पास भेज दिया इन्होंने, ऑपरेशनल टीम के पास। ठीक है, ताकि वो डिप्लॉय कर सके। डिप्लॉय मतलब कि उस एप्लीकेशंस को लोग, कस्टमर कैसे यूज करेंगे उसको, उसको भाई एप्लीकेशंस को कैसे डाउनलोड कर उसको रन करेंगे, तो आप या वेबसाइट है तो वेबसाइट को होस्ट करें, तब जाके कस्टमर उसको ब्राउजर में जाके ब्राउज करेगा, एक्सेस करेगा। तो वो करने, लाइव करने का काम किसका है, ऑपरेशनल टीम का। ठीक है, तो डेवॉप्स मेथोडोलॉजी से टाइम बहुत रिड्यूस हो गया, ब्लेमिंग इशू खत्म हो गए, ह्यूमन एरर आने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि मेनली इसमें सब स्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व है। तो वो सब वैसे बहुत सारे वो है। और जब प्रोडक्ट आप टाइम से रिलीज करते हो तो कंपनी का फीडबैक भी बेटर रहता है। ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, वैसे मैंने ये पॉइंट वहां पे भी पहले डिस्कस किया है। इज दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट emphasize collaboration, communication and integration between software developers and IT operation team। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी ऑपरेशन की टीम के बीच में जो इंटीग्रेशन है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं, जो कोलैबोरेशंस हैं, कोलैबोरेट है जो काम करेगी, उसी मैथोडोलॉजी को क्या बोलते हैं, डेवऑप्स बोलते हैं। समझ में आ गया मतलब। अब इसमें से तो और भी मतलब इसमें पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको और भी लेके चलता हूँ इसमें। डेवऑप्स वाला पार्ट मैंने कहाँ से डिस्कस किया था, इसके लिए एक टूल मैंने बनाया था। बैस में था, किसमें था। ठीक, मैंने आप लोगों को फाइल भेजा था ना जिसमें मैंने डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन है। हाँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ पे है। क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट, आपके डेवऑप्स के नोट्स पे देखो, मुझे बस नाम बता दो ना, नाम भी सर्च, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है। तो ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है डेवऑप्स, ये मैथडोलॉजी क्या है। तो टीम को कोलैबोरेट करके जो काम करवाना, वही आपका मेथड के बीच में कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, सारे पॉइंट्स सब कर रहे थे। हाँ मतलब, बट उससे, हाँ एज दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वही तो मैं डिस्कस करने जा रहा था अभी। मिला। अरे होगा तो नोट्स में, क्या नाम क्या है। नहीं सर, वो पहली क्लास ही दिया अभी तक। अरे नहीं, तो मैंने नहीं, नोट्स बनाया था, एक भेजा था आप लोग को। हैं? नहीं, वीडियो नहीं था, मैंने बनाया था भाई एक। चलो कोई नहीं, ठीक है। आप लोगों को शेयर भी किया था मैंने। आपके नोट्स में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं आ रहा है। एक बार मैं सभी टूल में जाके चेक कर लेता हूँ। कहीं तो था, किसी टूल में तो पड़ा हुआ है ये। अब मुझे फाइल का नाम नहीं पता था। डेवऑप्स नाम तो बहुत कुछ हो सकता है।
दोनों तो गिट वाले में चाहिए, गिट से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, किस नाम से? द टर्म्स वाटरफॉल एजाइल, ये ये दे रखा है। ये है कहाँ पे, लोकेशन कैसे दिखेगा? हाँ? ये लोकेशन का तो ये है तो AWS कुबरनेटिस में है, कुबरनेटिस में है। वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया तुम्हारे? अरे यार फिर चला गया ये है अभी। तो एक्चुअली क्या है ना, डेवॉप्स से पहले जो दो मैथडोलॉजी थे, वाटरफॉल और एजाइल्स करके थे। ये डिफरेंट अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट और डिप्लॉय करने के। The terms waterfall, agile, DevOps refers to different approaches in software development, project management, and the overall software delivery process. While they all aim to deliver high quality software and do so in very different way, डिटेल इनका बैकग्राउंड दे रखा है। हम बस लास्ट में इनका टेबल डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये पार्ट्स तो क्या ना कि मेरे लिए आप लोग पढ़ोगे तो और बेटर है, क्योंकि इतना हम लेंदी पार्ट लेके नहीं चलेंगे। इसमें वाटरफॉल में क्या आता है, सीक्वेंस और लीनियर फॉर्म में कोई भी डिप्लॉयमेंट होता है। मतलब हर एक स्टेप बने होंगे और स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होगा। वैसे डिवॉप्स में भी वही रहता है कि जब पहला प्रोसेस होगा उसके बाद, बट इसमें क्या है कि एक टाइम पे एक ही उसमें वर्क होता है, जब तक वो कंप्लीट होगा तो दूसरा आपका वो नहीं होगा। जैसे इसमें सीक्वेंस में क्या डिफाइन किया गया, जो आपका वाटरफॉल था, वाटर फॉलो अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दिस स्टेजेस आर टिपिकली रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। ये सारे स्टेप्स रहते हैं। once the requirement are defined at the beginning, the scope is, मतलब कि एक बार आपने जो सिनेरियो सेट कर दिया उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते, बहुत ये स्टैटिक वे है, ठीक है ना? वैसे पाइपलाइन में क्या होता है, घूम के फिर से वहीं पे आ जाता है। यदि आप देखोगे पाइपलाइन का साइकिल कैसा है, डेवऑप्स का साइकिल क्या है कि आपको ऐसा रिंग करके दे रखे हैं, जहां से कोई एरर जनरेट हुआ फिर से वापस से आपका पाइपलाइन फिर से रन करना स्टार्ट कर देगा, फिर से वो ट्रिगर स्टार्टिंग से कर देगा। बट ये इसका जो अप्रोच है वो लीनियर अप्रोच है। क्या है? linear approach है। Sequence process waterfall follow a clear step by step process. The stages are typically, जैसे ये दे रखे स्टेजेस क्या है, पहले आप रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दिया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट, फिर उसका टेस्ट होगा, देन उसके बाद मान लो जो भी वर्क होगा उसका जो मेंटेनेंस आएगा बाद में। तो once the requirement are defined at the beginning, इसको भी typically fixed, changes are hard to incorporate। एक बार जो भी प्री रिक्वायरमेंट सेट कर दिएगा उसको बाद में चेंज करना एक बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी होता है, सिग्निफिकेंट अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्स प्लानिंग आर एसेंशियल। तो ये हैवी डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग, जो प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन हो बहुत हैवी रहेगा पार्ट वो। मिनिमल कस्टमर इंटरेक्शन, एक्चुअली क्या होता है कि उसके हर स्टेज में कस्टमर के इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि भाई कस्टमर का जो फीडबैक है बहुत मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अब कंपनीज अपने एप्लीकेशन में क्या करती है, इम्प्रूव करती है। भाई कस्टमर्स को लगा कि ये ग्लिचेस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने कमेंट्स डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज उसको रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद उनको लगता है कि इस एप्लीकेशन की स्टेज में ये चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करते हैं। और एप्लीकेशन में डे टू डे चेंज होते भी हैं, अपने अपने मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं। Minimal customer interaction. Customer feedback is usually obtained only after the development phase, typically during the testing phase or where product is completed. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो कस्टमर का इतना इंटरेक्शन नहीं रहता, जब बिटर इंटरेक्शन नहीं होगा तो उतना चेंज, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसमें इसके डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं। क्लियर प्रोजेक्ट स्कोप रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे नीचे आते हैं, उससे टेबल पे आते हैं। तो इसमें आपका है इक्वेशन लीनियर, इंटरैक्टिव, फ्लेक्सिबल है। इसमें कंटिन्यूअस और इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन मतलब समझते हो? अरे इंटीग्रेशन समझते हो क्या, क्या होता है? फिर तो मतलब सेगमेंट्स आपस में बिल्ड बिल्ड करना, बिल्ड सब उसको, ये आपस में कनेक्ट करना।
तो एजाइल इज इंटरेक्ट जो एजाइल का तरीका इज इंटरैक्टिव फ्लेक्सिबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन कस्टमर फीडबैक एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस। देखो डेवऑप्स और एजाइल काफी सिमिलर मिलते जुलते हैं, ठीक है। और बट इसमें भी कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स हैं। in requirement throughout the development cycle. Agile methodologies break the project into smaller or manageable chunks called sprints or iterations. जहाँ पे stages जो होते हैं इनको यहाँ पे ना ये chunks ये sprints बोलते हैं, iterations बोलते हैं। Work is divided small time box iterations मतलब usually 2 to 4 weeks। मतलब इन्होंने जो भी आपका एप्लीकेशन का डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है इन्होंने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया और उसका ड्यूरेशन भी सेट किया। वैसे ड्यूरेशन तो वैसे भी सेट किया जाता है, कोई भी कंपनी आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट का आपको प्रोजेक्ट देती है तो आपका उसका एक एंड डेट भी देती है कि आपको ये कब तक हमें बना के दे दोगे, कब तक इसको रिलीज कर दोगे। और कहीं ना कहीं जो उस एप्लीकेशन को जो कंपनी डेवलप करती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज्यादा लेके उसको बोलती है कि मे भी हो सकता है कि उनके साइड से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उनका कोई इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से वो करें। और 1-2 महीने एक्स्ट्रा देके वो मतलब जो उनका एक एंड पॉइंट होता है वो सेट कर दें ताकि मतलब डिले हो जाए तो कोई इशू ना आए, क्योंकि उस एंड पॉइंट के बाद डिले होना कहीं ना कहीं कंपनी की फीडबैक का बहुत बड़ा इशू है। तो कस्टमर फीडबैक द एबिलिटी टू अडैप्ट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट थ्रू आउट डेवलपमेंट साइकिल एग्जाइल मैथोडोलॉजीज ब्रेक द, ठीक है। तो ये डिवाइडेड रहता है ईच स्प्रिंट रिजल्ट वर्किंग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। कंटिन्यूअसली फीडबैक मिलता है, रेगुलर रिव्यूज एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अलाउड टीम टू एडजस्ट द बेस्ड ऑन द फीडबैक। टीम कस्टमर्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने स्टेजेस में चेंजेस करता है। कोलैबोरेशन emphasizes टीम कोलैबोरेशन कम्युनिकेशंस among all stakeholders including developers, product owners and customers, सबका एक कोलैबोरेशन रहता है। requirements can involve and changes as the project process progresses। जैसे जैसे मान लो प्रोग्रेस होगा जो जो लगेगा रिव्यूज के अकॉर्डिंग आपकी फीडबैक वो चेंजेस भी वो करेंगे। तो फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पे भी किसी पॉइंट में जाके चेंज कर पा रहे हो, बट वहां पे ऐसा प्री रिक्वायरमेंट सेट था उसमें चेंजेस करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वहां फीडबैक का ऐसा था ही नहीं जो आपका वाटरफॉल था। जब कोई रिव्यूज नहीं आएंगे तो आप उसमें क्या करोगे, चेंजेस नहीं कर पाओगे। हाँ ये सर, ओखला ओखला में पड़ा हुआ है। इसके हाँ जी, हाँ अलावा जी, दिल्ली पड़ा हुआ है। डिसएडवांटेज देखते हैं। इट कैन बी हार्ड टू मैनेज विदाउट क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और इन लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। वैसे क्या है ना, पहले ऐसे बहुत सारे टूल्स नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के डेट में ना क्या होता है कि बहुत प्लानर्स टूल्स हैं। जैसे मैक्सशॉप का एक प्लानर के नाम से एक टूल है, आप सभी जिसमें आप मल्टीपल टीम्स को आपस में कोलैबोरेट करके उनके बीच में वो आपस में ईमेल सेंड कर सकें, चैट कर सकें, वीडियो कॉलिंग कर सकें और हर स्टेज को वो भी कर सकें कि ये अभी प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो चुका है। ये सब चीजें आती हैं और आज की डेट में ये भी बहुत मैटर करता है, ये पॉइंट्स, ठीक है। पूरे उसको ट्रैक करना है कि क्या क्या होगा, किस टाइम में क्या, किसमें क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट था इसमें। और इसको क्रीप कैन अकर इफ नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। क्या हो सकता है इसको, मतलब क्या समझते हो। जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी है हमने वो वहाँ पे मीट हो रही है नहीं हो रही। इसको क्रीप क्या हो सकता है मतलब। रिक्वायरमेंट दे रखी है पूरे डायरेक्शन में काम चल रहा है उससे और पहले से मतलब प्लान कर रहा फर्स्ट लाइन है। मतलब जैसे इस टीम का क्या काम है वो मतलब उसमें डिफरेंस आ जाए कि अगर किसी को ये पार्ट किसका है वो क्लियर नहीं कि ये मेरे स्कोप में है या नहीं। तो स्कोप मतलब पहले स्कोप तो ये होता है मतलब कि एक बाउंड्री होती है, मतलब हर टीम का अपना एक रोल होगा और उसका एक बाउंड्री सेट होगा कि हाँ इतना काम इसको करना है। तो दूसरे टीम्स का भी अपना एक बाउंड्री सेट होगा। तो यदि वो आपका कहने उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या उसको मिसमैचिंग हो रहा है तो वो कहने में बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके उस डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में, यदि प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं किया गया तो ये भी है ना, ये सब चीजें ना ट्रैकिंग में आता है। ये वही सिंपल से इनका प्रॉब्लम वही तरह है कि इनका कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में जो एजाइल प्रोजेक्ट में मैनेज करना है क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो पूरी दोनों टीम्स को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड अवेलेबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो कि ऐसा डेवॉप्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, पूरा एक साइकिल बना देते हैं वो। लैक ऑफ अपफ्रंट प्लानिंग कैन रिजल्ट इन सम टेक्निकल डेप्थ, तो यदि आपका बेटर प्लानिंग नहीं हुआ किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप या डिप्लॉयमेंट करने से पहले, तो भी आपका एक बहुत टेक्निकल डेप्थ हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। फिर जो अभी का प्रॉब्लम का है, क्योंकि डेवॉप्स में क्या है कि हर चीज ना कंटिन्यूअस मोड में होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेट करो, कंडीशंस को डिप्लॉय करो, और छोटे छोटे स्टेजेस को भी डिप्लॉय करके दे सकते हो, ऐसा नहीं कि फाइनल में ही डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये जो लास्ट है, इससे पहले आपके दो थे, एजाइल, और एजाइल से पहले क्या था, वाटरफॉल। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी थी उसकी स्पीड को फास्ट कर दिया, और जितना भी प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस मोड पे रहेगा, चाहे वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो, जो डेव वाला पार्ट है, या ऑपरेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट ऑप्स, ऑटोमेशन, इसमें हर स्टेज में ऑटोमेशन है। जैसे आप कंटिन्यूअस क्रिएट करोगे, आप मान लो अभी डॉकर पढ़ने जा रहे हैं, तो डॉकर का भी ऑटोमेशन क्या है, नहीं, कुबरनेटिस। ये तो डॉकर का डॉकर स्वार्म से कर सकते हो, डॉकर स्वार्म इतना पॉपुलर नहीं है, यूज भी कंपनी इसको अडॉप्ट भी नहीं कर रही। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो टूल है वो कुबरनेटिस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी एक ऑटोमेशन है, या क्लाउड फॉर्मेशन, एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हो, या एजोर यूज करते हैं, एआरएम टेम्पलेट्स होता है, या आपका ओपन सोर्स में क्या होता है, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म का भी एक टूल आ गया, पता है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, तो इतना तो भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। बट ऐसा इतना इजीली ऐसा नहीं कि मार्केट में जो अभी लॉन्च हुआ है इसलिए लोग यूज करना शुरू कर देंगे। बीच में तो अभी ये भी है कि भाई ये भी यूज नहीं होगा, कहते हैं जेंकिंस, है ना, जेंकिंस, क्योंकि जेंकिंस बहुत हैवी है, बहुत हैवी, बट कहने का यूज हो रहा है। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक्स, continuous monitoring of application infrastructure allow a rapid detection and response to issues, तो यदि आपका मॉनिटरिंग बेटर होगा, तो कहीं ना कहीं यदि कोई इशू आते हैं तो उसी टाइम पे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं, मैजियोस है, ग्राफाना है, ठीक है। तो क्लाउड के अलग, क्लाउड रिसोर्सेज को मैनेज करने को अलग मॉनिटरिंग टूल है, जैसे क्लाउड वॉच है। और आपको कंटेनर लेवल्स पे मॉनिटरिंग करना है तो अलग अलग टूल्स बने हुए, कंटेनर या सर्विसेज का है। तो ग्राफाना सबसे पॉपुलर टूल है, क्योंकि सबसे बेटर विजुअलाइजेशन, क्योंकि आज तक में जितना बेटर ग्राफिक्स होता है, मॉनिटरिंग में उतना बेटर रहता है। तो विजुअलाइजेशन का सबसे बेस्ट टूल जो है ग्राफाना है, और कहीं ना कहीं जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है वो भी ग्राफाना को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने साथ। पर एजोर में तो है ही, एडब्ल्यूएस में भी होगा, मैंने देखा नहीं, ठीक है। प्रोमेथियस एक लॉग एग्रीगेटर है, वो जो इसके साथ काम करता है। प्रोमेथियस हो गया, लॉकी हो गया, प्रॉम्पटेल हो गया, ये सब उसके हेल्पिंग टूल्स हैं। Splunk भी होता है। हाँ, वो मतलब क्या है कि वो लॉग को कलेक्ट करके लेके आ रहा है, तो ये उस कलेक्टेड लॉग्स को विजुअलाइज करके आपको दिखा रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि ये मतलब कि प्रोमेथियस, प्रॉम्पटेल, लॉकी, ये बैकएंड है, और फ्रंट में कौन है, ग्राफाना है। ठीक है ना, तो उसमें भी लॉकी का क्या रोल है, प्रॉम्पटेल क्या है, वो सब उसके, इनके भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं, एक सबसे मेन कंपनी है, उसके बहुत थर्ड पार्टी से भी, और सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है, ऐसे काम कराते थे, वही कल्चर्स है। तो फास्टर टाइम मार्केट, रिड्यूस शॉर्ट रिलीज साइकिल्स, इंक्रीज ऑटोमेशन, रिड्यूस कीमत। देखो, आपका डेवऑप्स से किसी भी एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, वो भी ऐसा नहीं कि कम टाइम में बना रहे तो खराब एप्लीकेशन बनाएंगे। कोई यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इंक्रीज ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन है तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और एरर आने में क्या होगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, और ये क्या होगा, एरर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ग्रेटर कोलैबोरेशन लीड smoother workflows between development and operation teams. Improved stability and reliability due to continuous testing and monitoring. ठीक है, तो जो इसका स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव्ड है, रिलायबिलिटी भी ड्यू टू कंटिन्यूअस टेस्टिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, इस वजह से ये स्टेबल रिलायबल है। डिसएडवांटेज तो हर चीज के हो सकते हैं, इसमें भी कुछ दे रखे हैं। ठीक है,
और ये पूरा एक टेबल दे रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे भी हाई है। रिस्पॉन्ड क्विकली, कोई भी इशू होता है तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है। लाइट एडेप्टिव फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड मोडिंग, मतलब ये ना एक्चुअली ये तो इतना ऑटोमेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हाफ ऑटोमेशन हो सकता है इसको एजाइल को, और ये डेवॉप्स आपको फुल्ली ऑटोमेटेड, इसमें नो ऑटोमेशन, हाफ ऑटोमेशन, ये फुल ऑटोमेशन। तो देखो ये चीजें बस ये पता होना चाहिए कि देखो डेवॉप्स बिल्ली जो भी आप लोग को आइडिया है या नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एक मेथोडोलॉजी है, ऐसा नहीं कि ये पहले से यही ही था। इससे पहले भी कोई दूसरा आया हो। इससे पहले क्या था, एजाइल था, एजाइल से पहले क्या फॉलो करते, वाटरफॉल फॉलो। तो बस यही है कि आपका एप्लीकेशंस की एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, कोई एरर्स ना हो तो इससे इंप्रूव हो, तो इसके लिए कहने के डेवऑप्स को अडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने ये भी मेरा सिनेरियो भी दिया है कि बेस्ट प्रोजेक्ट वेल डिफाइंड, यदि पहले से ही पता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, वेल डिफाइंड है, हमने पहले पूरा प्रीरिक्विजिट सेट करना है, मिड में कुछ चेंजेस नहीं करना, तो उसके लिए वाटरफॉल भी बेस्ट है। एग्जैक्ट व्हाट द एंड प्रोजेक्ट विल लुक लाइक पहले ही पता है। उसमें तो क्या है कि भाई कस्टमर के फीडबैक्स होंगे तो मिड में चेंज भी होंगे। यहाँ पे क्या है कि वाटरफॉल में पहले ही पता है कि हमें भाई क्या प्रोजेक्ट बन के आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको बता रहा है कि किस टाइप प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, किस टाइप प्रोजेक्ट के लिए ये बेस्ट है, और वाटर मतलब ये डेवऑप्स किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा और शॉर्ट में दे रखा है, तो इनको एक बार पढ़ लेना। मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट मैंने सर्च किया, उसको देखा तो मुझे लगा बेस्ट है। और ये पता भी होना चाहिए कि हमारे पहले क्या था, अब क्या है। डॉक्यूमेंट तो शेयर करूंगा ना क्लास में। इसके बाद आते हैं कि जो पहला टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, डॉकर है। क्या है, ऑप्स का पहला टूल। इस साइकिल में आपको दिखा देता हूँ। इस साइकिल में हमारा जो डेली वर्क है ऑप्स वाला है, ये भी करेंगे। ये इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो बस 5 दिन के टूल्स है, 3-4 दिन के। ये तो मैं उसी टाइम मतलब जेंकिन से पहले करा दूंगा, इनका रिकॉल हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये हमारा डॉकर। तो यहाँ पे आपका डिप्लॉय सेक्शन में दो टूल करने दे रखा है, एडब्ल्यूएस दे रखा है, डॉकर दे रखा है, समझ आ रहा है। आप एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय कर सकते हो, डॉकर में डिप्लॉय, मतलब समझ नहीं है। नॉर्मल EC2 इंस्टेंस पे करोगे या हाँ, कंटेनर? देखो नॉर्मल EC2 इंस्टेंस करोगे तो आप लोगों को पता है कि जब EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च करते हो तो मिनिमम लिनक्स में भी कर रहे हो तो 8 GB का तो फाइल साइज होता है उसका। मतलब आप 8 GB का स्पेस लेते हो जो बूटिंग वॉल्यूम होता है। बट यहाँ पे जिस जो कंटेनर का कॉन्सेप्ट है बहुत लाइट वेट है। वहां पे किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो एप्लीकेशन डेवलपर ने डेवलप किया उसको होस्ट करने के लिए जिस साइज की VM की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब वहां पे आप ले रहे हो, जैसे मान लो कि रेडिट आप इंस्टॉल करते हो VMware पे, तो 8 GB का फाइल डाउनलोड करते हो, क्योंकि उस आईएसओ इमेज में, उस पैकेज इमेज में बहुत सारे क्या टूल्स हैं जो आप यूज ही नहीं करोगे। आप एक नॉर्मल एग्जांपल लो कि आप लोग पास लैपटॉप्स है, लैपटॉप में 70 से 80% ऐसे टूल्स हैं जिनको आज तक आपने टच नहीं किया, बट वो चीज आपने वन टाइम कॉस्ट लगा के आपने परचेज कर ली, उसका कोई बिल तो जनरेट नहीं हो रहा है। सपोज मान लो कि वही लैपटॉप आपने क्लाउड में रेंट में लिया होता तो 70 से 80% बिल आप क्या दे रहे थे, एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो कौन सा समझना। तो यहां पे क्या है कि डॉकर का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक माइक्रो साइज का एक VM प्रोवाइड करना। समझा रहे हो आपको भाई, जितना हमें नीड है, क्योंकि जैसे मान लो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए बाइनरी लाइब्रेरी फाइल्स कर्नल यही चाहिए होता है, और हमें कुछ चाहिए नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जितना आपको बेस इमेज चाहिए वही वो आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब वहां पे आप इमेज ले रहे होते 8 GB या 10 GB, और यहाँ पे इमेज का साइज होगा 77 MB। एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन तो है ही नहीं। कंपैरिजन तो 19-20 का होता है या 18-20 का होता है, 1 और 20 का कंपैरिजन नहीं होता। कहाँ 77 MB और कहाँ 8 GB। जब आप वो रेड जब लिनक्स पढ़ रहे थे तो उस समय जो आइसोमेज लेते हो तो उसका साइज कितना होता है, 8 GB अप्रोक्सीमेट, इतना तो होगा, आपने देखा होगा लिनक्स पढ़ा होगा। और बट यहाँ पे क्या है कि आप 77 इमेज का साइज ले दो, तो कहीं ना कहीं बहुत माइक्रो साइज के VMs का। तो मैंने आपको बहुत बेटर एग्जांपल दिया, जैसे आपका लैपटॉप से, लैपटॉप्स में ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको यूज ही नहीं किया,
आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब जो काम उतना यूज कर रहे हो, तो फालतू का पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने एक टाइम कॉस्ट पे किया और ले लिया। बट ऐसा क्लाउड में तो नहीं होता, क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या, पे एज यू गो, मतलब डिफॉल्ट मान लो। तो जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा भाई, जितना आप और कंज्यूम करोगे, जितना स्टोरेज कैपेसिटी लोगे, जितना आपका डेटा इन और आउट होगा इंटरनेट का कैपेसिटी, तो उतना सब बिल जनरेट होगा, सबका अलग अलग बिल जनरेट होता है। तो ये भी मान लो 70-60% बिल, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि इस साइकिल में आपको ये एडब्ल्यूएस भी दे रहा है कि एडब्ल्यूएस के इंस्टेंस में डायरेक्टली भी लॉन्च कर दो, अभी तो वहां पे भी तो लिनक्स मिलता है। या आप डॉकर के अंदर क्या करो, डॉकर के अंदर एक वीएम बनाओ और उसके अंदर क्या करो, आप डिप्लॉय करो। समझ आ रहा है बात? क्या? अब क्या है कि डॉकर को पढ़ने के लिए आपको ना वर्चुअलाइजेशन पता नहीं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। डॉकर को पढ़ने के लिए आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो वर्चुअलाइजेशन से क्या समझते हो, वर्चुअलाइजेशन मतलब होता है कि इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग अ सिंगल फिजिकल मशीन। आप एक सिंगल फिजिकल मशीन का यूज करके बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका लैपटॉप एग्जांपल है, आपके पास क्या है कि भाई एक लैपटॉप है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, मतलब इसमें कोई ना कोई तो हार्डवेयर पड़ा ही होगा। मान लेते हैं कि भाई इसमें आपका 100 GB का स्पेस है, हार्ड डिस्क कैपेसिटी, मतलब 4 GB क्या ले लेते हैं, चलो रैम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रैम है आपका। और हम मान लेते हैं कि ये 8 कोर का क्या है, सीपीयू है, क्या है, ये है आपका। इसमें आपने, चलो ठीक है, आपका बेस मशीन, मतलब आपका जो लैपटॉप में क्या चला, विंडोज 10 या 11, अप्रोक्सीमेट यही होगा 90% लोगों के पास। फिर आपने क्या किया कि जब एक पास आपको लिनक्स इंस्टॉल करना, तो आपने क्या किया, आपने एक हाइपरवाइजर टूल का यूज किया जो कि वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड है। मतलब जो VMware है वो क्या है, हाइपरवाइजर टूल है। तो वो क्या करता है कि आपके होस्ट मशीन के हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके VMs को असाइन करता है, एलोकेट कर देता है कि भाई अब जो सेकेंड लेयर है, आपने आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन चलाना है, तो ऐसे एक ऑप्शन है कि आप डुअल बूटिंग, ट्रिपल बूटिंग कर लो, और वो सिस्टम को स्लो कर देगा, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क पूरा कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। और सेम टाइम पे नहीं चल पाएंगे। सेम टाइम में सारे VM नहीं चल पाएंगे, ये भी बड़ा ड्रॉबैक है। भाई मान लो आपने ऐसा कौन सा सुना होगा ना, डुअल बूटिंग, कि एक ही लैपटॉप में आपने स्टार्टिंग में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको विंडो 10 सेलेक्ट करना है, 11 सेलेक्ट करना है, या आपको लिनक्स सेलेक्ट करना है। तो भाई एट अ टाइम आप किसी एक ही चीज को रन कर पाओगे, बट सेम टाइम में सारे रन करना है। अब रेड हैट में ऐसे बहुत सारे डिमोन्स्ट्रेशन से, मान लो कि आपने रिमोट एक्सेस का किया हो, तो दो सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तब एक दूसरे को रिमोट कनेक्ट करके देखोगे। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक हमने टूल इंस्टॉल कर दिया है। इस टूल, ये टूल हमारा क्या है, मान लेते हैं कि VMware, मिली, चलो हम हाइपरवाइजर ही लिखते हैं, तो हमारे टेक्नोलॉजी का नेम है हाइपरवाइजर। क्या हमने किया, हाइपरवाइजर, और ये आपका क्या था, VMware वर्क स्टेशन। अब VMware वर्क स्टेशन या VSAXI, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो भी देखेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर आपको जितने VMs क्रिएट करने हैं, वो VMs आप पैरेलली क्रिएट कर सकते हो और एक ही सेम टाइम पे रन कर सकते हो। रन करने की बस एक ही कंडीशन है कि आपके पास हार्डवेयर उतना इनफ होना चाहिए। भाई आपके पास 4 GB रैम है, एक ये लेगा, आपने चलो 1-1 GB ऊपर वाले को दे दिया, भाई चलाने, फिजिकल मशीन को भी चलाने के लिए तो चाहिए। सारा लोड कहाँ जाएगा, बेस मशीन पे। ये 3 VM चलाओगे तो तीनों VM के लिए जो रैम चाहिए वो कहाँ पे आएगा, मेन उस पे, ठीक है। तो ये क्योंकि तीनों VM जो आपके चल रहे हैं वो इसी से ही चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, यहाँ से। ये जैसे मान लेते हैं कि आपका ये VM1 है, या आपका ये VM2 है, तो 100 GB वाले स्पेस को ही, अब आपके पास कितने हो गए, टोटल 4 मशीन हो गए। एक आपका फिजिकल मशीन, ये जो फिजिकल मशीन है, और 3 आपके क्या हो गए, वर्चुअल मशीन। तो ये ही स्पेस ये आपस में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वहां पे आप जब नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो VMware वर्कस्टेशन में, तो वहां पे आप उसको रैम भी एलोकेट करते हो, उसको CPU भी एलोकेट करते हो, और उसको एक हार्ड डिस्क स्पेस भी एलोकेट करते हो, पहले ही एलोकेट कर लेते हो, ठीक है। अब ये तो चलो, ये जो आता है वर्चुअलाइजेशन का जो टाइप है, ये होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शो करता हूँ, उस डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन के टाइप कितने होते हैं और हमारा डॉकर किस वर्चुअलाइजेशन के टाइप में आता है।
जैसे मान लेते हैं कि आप एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हो, तो अमेजन कंपनी ने आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो कहीं ना कहीं तो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, नहीं होगा? हवा में तो नहीं चल रहा है, आपको तो जरूर नहीं दिख रहा है कि किस हार्डवेयर में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके लिए कोई हार्डवेयर तो किसी ने लगा रखा है अपना रैक में, कोई डेटा सेंटर में। तो डेटा सेंटर में भी वो जो आपको मशीन देते हैं वर्चुअलाइज करके, उनके भी वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि है वर्चुअलाइजेशन, बट वहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो समझो यहाँ पे। तो वीएम वो वर्चुअलाइजेशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका बेयर मेटल और एक क्या होता है आपका होस्टेड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, टाइप वन बेयर मेटल एंड सेकंड वन इज द होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। जो डॉकर है, जो आपने VMware वर्कस्टेशन किया था, ये सब किस कैटेगरी में आता है? होस्टेड। ये बेयर मेटल नहीं है। जो डेटा सेंटर चल रहे हैं वो बेयर मेटल पे, जैसे AWS का डेटा सेंटर्स या एजोर डेटा सेंटर हो गया या GCP हो गया, सब क्या है? ये बेयर मेटल पे चलते हैं। जैसे ये भी स्टडी अपलोड सर हुई नहीं है, बट इसकी भी इसकी पढ़ाई होती है, ASI vSphere, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की कॉन्सेप्ट। तो टाइप वन में क्या है कि आपका हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर, इसके लिए कोई बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट नहीं है, बट यहाँ पे टूल चाहिए होता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं चलेगा। मतलब क्या है, जैसे आपने विंडो 10 था, विंडो 10 में जो आपने फिजिकल मशीन अपने लैपटॉप में लिनक्स चलाने के लिए क्या किया, आपके पास वो पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, तभी तो VMware इंस्टॉल होगा। VMware इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो आपका विंडो 10 है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऊपर आप चलाओगे वो आपका फिर से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हो आपको? तो बट यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप वो जो वर्चुअलाइजेशन होता है जो डेटा सेंटर्स में यूज होता है, उसमें वो मतलब डायरेक्टली चलेगा, मतलब हाइपरवाइजर रन्स डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर विदाउट द नीड ऑफ एनी अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको विंडो 10 की नीड ही ना हो, मतलब ऐसा कि आपके लैपटॉप में कोई विंडो ना हो, डायरेक्टली आप सीधा VM चला सकते मिड में, बट आपको डालना पड़ेगा हाइपरवाइजर टूल। वो भी किस टाइप का? टाइप वन। दो टाइप के हाइपरवाइजर टूल्स आते हैं, एक टाइप वन और एक टाइप टू। टाइप वन मतलब बेयर मेटल, टाइप टू मतलब होस्टेड। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? क्या? इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? VMware का जैसे वर्क स्टेशन आता है, VMware कंपनी का, VMware एक कंपनी का नेम है। VMware का वर्क स्टेशन जो आपने यूज किया है, एक होता है VMware ESXi या vSphere, डायरेक्ट उस पे तो चलता डायरेक्टली उस पे चलता है। वो मेनली डेटा सेंटर यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसकी स्टडी होती है, कहीं भी पढ़ सकते हो। मतलब उसका हाइपरवाइजर होगा ये, मतलब उसके ऊपर सीधे वही से होगा। हाँ, मतलब हार्डवेयर के ऊपर एक मान लो कि OS और हाइपरवाइजर का एक कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि उसमें कोई OS के टूल ही नहीं होंगे, मतलब एक ऐसा पूरा एक पैकेज बना दिया। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें ये विंडो हार्डवेयर वाला दे रखा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है भाई, इसके नीचे क्या है, इसकी कोई ना कोई हार्डवेयर है। अब क्या है कि सीधा ये मान लेते हैं कि आपका हार्डवेयर का लेयर हो गई, और इसी में कंबाइन करके एक लगा दिया कि इसमें आपका यही OS है, OS प्लस हाइपरवाइजर, इनको मिला के ही बन गया आपका बेयर मेटल। इसमें आप VM असाइन करो, तो जो वहां पे डेटा सेंटर में जो रैक लगे होते हैं जो आपको असाइन करते हैं ना, उनके पास बड़ी बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन, इसको सीखने के लिए 64 GB रैम चाहिए। आप डायरेक्टली लैपटॉप में नहीं सीख सकते, इसकी लैब्स होती है। आप किसी जाके कहीं सीखोगे जाके तो उनके यहाँ लैब बना होगा, लैब का आपको एक्सेस ऑनलाइन देंगे या तो आपको वहां जाके सीखना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले ये आपके मास्टर डॉक्स में मैंने सिलेबस में डाला था कि भाई ये भी सिखाया जाए कि डेटा सेंटर कैसे चलते हैं, बट बहुत हैक्टिक हो जाता है। नहीं, मास्टर डॉक्टर सिलेबस उठा के देखना वहां, तो वहां पे मैंने उसका VMware 8 का भी मैंने वहां पार्ट दिया था, बट इतना कोई उस था कि एक सिस्टम ऐसा होता, मतलब बेरबल का, इसमें 100 GB रैम का सिस्टम होता, तो कुछ करवा सकते थे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले खरीदना पड़ेगा वो हाँ, दिखाने के लिए। तो पहले क्योंकि मैंने पहले ये भी मैंने पढ़ाया है, तो मुझे लगा कि नहीं आइडिया, मतलब एक प्रॉपर मैंने एक ऐसा कोर्स डेवलप किया था कि यदि कोई 1 साल पढ़ाई करे अच्छे से प्रॉपर, जैसे मान लो कि लोग वहाँ कॉलेज में जैसा पढ़ते हैं कि पहले उनको पढ़ाया जाए कि हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या है, लिनक्स क्या है, और फिर VMware XI क्या है, मतलब वो भी कोई गैपिंग ही नहीं है
किसी का डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि AWS कैसे आपको एलोकेट देता है, वो कैसे एक इंस्टेंस लॉन्च होता है, बैकग्राउंड में तो नहीं पता ना आपको। जिन्होंने काम किया उनको ठीक है, जिन्होंने VMware vSphere पे इस पे एक सही में काम किया उनको पता है कैसे काम होता है। बट ये क्या है कि ठीक है, जितना यूज में उतना ही पढ़ना चाहिए, या तो ये चीजें पहले से पढ़ो, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में आ जाते हैं कि जहां पे ऑलरेडी हमारा माइंड इतना भर दिया जाता है ग्रेजुएशन तक कि उसके बाद इतना नहीं होते कैपेबल कि इतना पढ़ सके, ठीक है ना। बट यही चीजें हमें 12th के बाद ही बोल दी जाए, एक एक करके 4 साल जो तो आप वेस्ट करते हो, 4 साल 3 साल, तो सोचो हम लोग कितना मास्टर कर सकते हैं इसमें। हम फालतू चीजें नहीं पढ़ा जाए, यदि पढ़ाना ही है तो मतलब चलो ठीक है, थोड़ा सा माइंड जिसे होता है ना, जिसको आप बोलते हो कि IQ लेवल क्या है आपका, तो उसके लिए कुछ ऐसे टेस्ट होने चाहिए, है ना। रीजनिंग्स है, कुछ क्विजेज है, ये कराओ। ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़ाई जाती है उसका वेस्टेज है, तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड की कैपेसिटी को चेक करने का एक वो होता है, एक माइंड की एक्सरसाइज होती है। तो ये सब फिर पुराना पढ़ाते हैं, मैं तो कुछ सिलेबस है पुराना पूरा। तो कॉलेजेस का तो यार बहुत बुरा हाल है, कुछ नया वो तो बहुत फैक्ट्री टाइप में हाँ निकल रहे हैं। वाइडली यूज एंटरप्राइज ग्रेड दैट सपोर्ट एडवांस फीचर एंड मैनेजमेंट, ये एंटरप्राइज के लिए मैक्रो वर्चुअलाइजेशन, जैसे ये देखो VMware का vSphere X5, मैक्रोसॉफ्ट क्या है हाइपर वी एज आपका वैसे यूज करते हो होस्टेड, जो विंडोज 10 में होता है या मैक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में होता है। जेन हो गया, KVM हो गया, ये सब टाइप 1 में आते हैं। KVM हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, वहां भी यूज करते हैं। टाइप 2 में देखना क्या है आपका, ये जो आप यूज करते हो Oracle का वर्चुअल बॉक्स, बहुत लोग VM क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं Oracle का वर्चुअल बॉक्स, या VMware का वर्कस्टेशन या फ्यूजन यूज करते हैं। पहला डेस्कटॉप फॉर द मैक OS के लिए, ये टाइप 2 के जानते हो। ये टाइप 2 के हाँ टूल्स के नेम है। Oracle कंपनी का वर्चुअल बॉक्स, VMware का वर्कस्टेशन फ्यूजन, या आपके मैक OS में क्या आपका पहला डेस्कटॉप है। कंपैरिजन टाइप 1 जो हाइपरविजन है वो उसके परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि लेयर एक कम हो गया ना। टाइप 1 हाइपरवाइजर्स आर, जैसे कि वो था ना, जैसे एनसिबल से पहले सेप और पपेट था, तो सेप पपेट में एजेंट था बीच में, जब एक बीच में एजेंट होगा, जैसे दो लोग को बात करनी तो बीच में मीडिएटर हो, तो टाइम थोड़ा स्लो होगा नहीं होगा, तो पहले वो बात आपने वहां पे रखी, अभी वो बात और जो वो कहना चाहता है वो स्पीचली नहीं कह पाएगा, बात समझना। तो मीडिएटर कहीं ना कहीं कहीं एक तो एग्जैक्ट आउटपुट में भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, और टाइम को भी क्या कर रहा है, कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है। सिक्योरिटी भी, जितने ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ज्यादा सिक्योरिटी देना पड़ेगा, उतने वो लेस सिक्योर भी बन सकता है। नहीं, आपके पास 10 कार है तो 10 कार को सिक्योर रखना पड़ेगा। 10 कार का माइंड मिलेगा, चलोगे ना कि भाई ये चीज भी देखना है, खराब होगा, तो भाई जितनी लेयर्स इंक्रीज होंगी उतनी क्या होगी, रिसोर्स। और टाइप 1 हैव आर मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, कहने के हार्डवेयर पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो कि वहां पे नहीं होता है। ये हम कहाँ यूज करते हैं, डेटा सेंटर्स में, जितने बने सब डेटा सेंटर, तो आप जो ये यूज कर रहे हो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। और ये क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी को डेवलपमेंट टेस्टिंग इन एनवायरनमेंट के लिए यूज करते हैं। भाई हमें मान लो कोई एक एप्लीकेशन मल्टीपल जगह टेस्ट करना है कि लिनक्स के इस वर्जन में या वो 2 में, तो आप वर्क स्टेशन में डाल के इंस्टॉल कर लोगे, टेस्ट कर लोगे। तो ये समझ में आ गया। अब एक चीज और भी याद रखना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है वर्चुअल मशीन में फिजिकल सर्वर होता है, ठीक है, इसके बाद हाइपरवाइजर टूल्स, उसके बाद क्या होता है, VMs होते हैं। अब क्या है, कंपैरिजन दे रखा है कि वर्चुअलाइजेशन में जो होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है और कंटेनराइजेशन में कौन डिफरेंस क्या है, ये बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब पूरे वर्चुअलाइजेशन और डॉकराइजेशन या कंटेनराइजेशन जो बोलते हो आप, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी समझना। मान लेते हैं भाई ये आपका एक साइड में डिस्कस कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में डिस्कस कर लेता हूँ ये वर्चुअलाइजेशन, और ये एक साइड आपका कंटेनराइजेशन। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका ये क्या है, हार्डवेयर है, क्या है ये हार्डवेयर, ठीक है। इधर भी ये क्या लेते हैं, हार्डवेयर। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, मान लेते हैं कोई भी आपका फिजिकल ओएस हो गया, ठीक है, या यहाँ पे इसके बाद इसमें क्या हो गया आपका हाइपरवाइजर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे हाइपरवाइजर।
इसमें भी वही जहां पे जिस लेयर में आपका हाइपरवाइजर है उसी लेयर में क्या आएगा, यहाँ पे डॉकर आएगा। क्या आएगा? हाँ भाई, डॉकर एक वर्चुअल एक हाइपरवाइजर टूल की तरह ही वर्क करता है, बट दोनों के काम करने का तरीका डिफरेंट है। वो बताओ डिफरेंट क्या है। ये भी मान लो किसी ओएस में चलाओगे, डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए कोई ओएस चाहिए बेस में। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे मल्टीपल्स वीएम्स को यहाँ पे रन कर पाओगे। ये VM1 VM2 जो भी वीएम्स रन करना है आपको, यहाँ पे भी आपके वीएम्स होंगे, यहाँ पे भी रन करोगे। अब देखना यहाँ पे क्या है। अब मैंने आपको बताया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कोर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि उनकी बाइनरी लाइब्रेरी फाइल्स, जैसे आपका सेल या कर्नल, ये सब क्या होते हैं, कोर प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। बाइनरी, लाइब्रेरी और मतलब तीन ले लेते हैं, बाइनरी, लाइब्रेरी और आपका कर्नल। तो जो हमने लेफ्ट साइड, मतलब ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा वर्चुअलाइजेशन में लेते हैं, और ये हम क्या करते हैं, हाँ इसको कंटेनराइजेशन ले लेते हैं। ये चलो डॉकर ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डॉकर वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इस केस में जो वीएम्स हमारे यहाँ पास ये है, तो ये ऐसे कर लेयर्स बना देता हूँ। अब जो आपका यहाँ फिजिकल में ओएस चल रहा है दोनों केस में, भाई इस ओएस को चलाने के लिए भी एक कर्नल यहाँ पे होगा, इसका भी एक कर्नल होगा। तो जब डॉकर के केस में कोई ये हम यहाँ पे इसको नेम ना, यहाँ पे हम वीएम नहीं बोल के इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। चलो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वीएम। तो जो यहाँ पे वर्चुअल मशीन चल रहे हैं इस केस में, इनका अपना खुद का कर्नल है, ये इस कर्नल को शेयर नहीं करेंगे। मतलब जितने भी वीएम्स वहां बनेंगे वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, जितने वीएम्स क्रिएट होंगे वो अपने खुद के कर्नल क्रिएट होंगे, वो अपना सेपरेट वर्चुअल मशीन है, आइसोलेटेड वहां पे भी है। समझ रहे हो बात को? मतलब ये VM1 है तो VM1 का अपना खुद का कर्नल है, VM2 बनेगा तो VM2 का भी क्या होगा, अपना खुद का कर्नल होगा, VM3 होगा तो उसका भी अपना क्या होगा, खुद का कर्नल होगा। अपने सबके सेपरेट क्या होंगे, कर्नल्स होंगे। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं इस ये, और इस केस में क्या होता है कि जितने भी कंटेनर्स बनेंगे वो अपने होस्ट मशीन के ही कर्नल को शेयर करेंगे, क्योंकि बाइनरी लाइब्रेरी सेपरेट होगी बट उनके कर्नल्स क्या होंगे, सेम। जो इस ओएस का कर्नल होगा वही इसको शेयर करेंगे, तो ये कंटेनर और लाइट वेट बन जाएगा। लाइट वेट जो बोलते हैं ना कि जो डॉकर में जो कंटेनर या वीएम्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं बहुत सारे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे कंटेनराइजेशन के कॉन्सेप्ट में, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये है कि वर्चुअलाइजेशन में जो आपका होस्ट का वीएम है, का कर्नल है, वो डिफरेंट है, और आपके जितने वीएम्स बनेंगे वो अपना खुद का कर्नल इंस्टॉल होगा, उनका खुद का कर्नल रहेगा। बट आपके कंटेनराइजेशन के कॉन्सेप्ट में जो ये कर्नल है, यही सेम कर्नल ये लोग शेयर करेंगे। क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इनको कोई कर्नल्स की नीड ही नहीं है। और किसी भी वीएम में कर्नल सबसे, आप ये सर्च करो गूगल में, कोर प्रोग्राम ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कर्नल। ये आप लोगों ने भी पढ़ाई होगा कहीं। सर यहाँ पे कंटेनर के अपने कुछ प्रोग्राम नहीं होंगे, जैसे मेरी फाइल कंटेनर। कर्नल नहीं होगा, मैंने बोला ना कर्नल सेम शेयर करेंगे। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए तीन चीजें बहुत मैंडेटरी होती है, एक लाइब्रेरी, बाइनरी और कर्नल। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाई लिया, जो सबसे हैवी है, वो कौन सा कर्नल है। वहां पे इस केस में जो आपका वर्चुअलाइजेशन में था, वर्चुअलाइजेशन में क्या सबका अपना 4 VM है तो चारों का क्या अपना सेपरेट कर्नल है। बट कंटेनर्स में 4 कंटेनर बनेंगे, सब किसका यूज करेंगे, उस होस्ट मशीन का। याद रखना ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो VM यहाँ पे देखिए, वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व टाइप 1 टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन दैट मिमिक कंप्लीट हार्डवेयर एनवायरनमेंट इच रन्स अ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट देखो दिखा रहा है, ये फुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस केस में है, ये पूरे पूरे अपने फुल VM है, कंप्लीट VM, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके में ये पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग नहीं, यदि इसका कर्नल इशू कर गया तो वो इशू कर जाएगा ना।
बट मान लो भाई चल तो इसी में रहे, ये भी तो कहीं ना कहीं ये किस में चल रहा है, ये भी इसमें चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इशू आएगा तो भी इशू करेगा। तो ऐसे डिपेंडेंसी तो इसमें भी है, तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दोनों में मैटर कर रहा है। भाई आपका होस्ट मशीन ही रन नहीं करेगा दोनों केस में, तो ऊपर वीएम कैसे चल सकते हैं? तो भाई इससे बेटर है हम कि उसी कर्नल को यूटिलाइज कर ले। समझ में बात को नहीं आया? तो कहीं ना कहीं कंटेनराइजेशन के कॉन्सेप्ट में रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि आप लोग अपने लैपटॉप का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, अब ऐसा कुछ हो कि आपके लैपटॉप को ही मतलब जब आप लैपटॉप यूज नहीं करो तो कोई दूसरे और टूल्स को कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा हो, आप चलो कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो, कोई ग्राफिक्स में ज्यादा काम करता है या अकाउंटिंग में काम करता है, दूसरे टूल यूज करेगा तो फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो कंट्रेंसी के केस में कहने के रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, बट वर्चुअलाइजेशन की उसमें क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। बट ये किसके लिए बने, देखो अलग अलग सिनेरियो अलग अलग यूजेस है, ऐसा नहीं कि ये बेकार टेक्नोलॉजी है। नहीं समझ रहे बात को? जैसा यूज केसेस वहां पे वो फिट बैठेगा। तो यही बता रहा है कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिमिक कंप्लीट हार्डवेयर एनवायरनमेंट इज वीएम्स रन ऑन अ फुल ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स कर्नल एंड एप्लीकेशंस। Resource overhead VMs have higher resource overhead because they require their own operating system instances, including separate kernel libraries. But क्या है, this can lead to significant resource consumption, slower start time, booting time slow कर देगा, हार्ड रेट का कंजम्पशन क्या बहुत है। तो ये आपको ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन के बारे में बता रहा है, ये सारी चीजें किसके उसमें ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन कि भाई इसमें फुल ऑपरेटिंग होता है, कर्नल्स होते हैं। जब फुल ऑपरेटिंग कर्नल्स हो गए तो रिसोर्स भी क्या होगा, ओवरहेड भी इंक्रीज होगा। रिसोर्स ओवरहेड हो रहा है, आइसोलेशन, आइसोलेशन कहीं ना कहीं बेस्ट है, सब अपने में आइसोलेटेड है। VMs provide strong isolation between applications and dependencies due to their separate operation. They can have security but comes at the cost of increased resource consumption. तो कहने के एटलीस्ट कहने कंपनी का बात तो बजट में ही आएगा। कंपनी में क्या है, कितने कम बजट में एक बेटर एप्लीकेशन। अब बेटर कॉस्ट कटिंग का ये मतलब नहीं कि एकदम वो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम कर दे, वो तो बेटर ही चाहिए ना कस्टमर को। साइज इसके लिए हायर साइज क्यों चाहिए? कंटेनर में देखो तो क्या है, डॉकर एंड कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कंटेनर टू पैकेज एप्लीकेशन दैट डिपेंडेंसीज इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज कंफ्यूज फाइल्स। कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेशन कर्नल्स व्हिच रिड्यूस रिसोर्स ओवरहेड। इस केस में ये सारे कंटेनर्स इसी के कर्नल को यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हिच रिड्यूसेस रिसोर्स ओवरहेड। इसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी, कंटेनर्स जब लाइट वेट होगा, have minimum resource overhead since they share the host kernel. This result in fastest starting time, उनके फास्ट भाई देखो जितना हैवी होगा, यदि इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, कैश मेमोरी। यदि आपके सिस्टम में जो प्रोसेसर पे जो रैम लगी होती है L1 L2 L3, वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट, उनमें भी L1 L2 3 में भी जिसका सबसे कम साइज होगी, जिसका कम साइज उसके पास उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उतना ही फास्ट काम करेगा। नहीं समझ बात? तो ये चीज याद रखना, कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेशन कर्नल व्हिच reduces resource overhead। रिसोर्स कंटेनर्स आर लाइट वेट एंड हैव minimal resource overhead since they share host, पता है आपको। आइसोलेशन, कंटेनर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन एप्लीकेशन बाय यूटिलाइजिंग नेम स्पेस, सबका अलग नेम स्पेस पे क्रिएट करते हैं, सबके कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं कर्नल, लिनक्स कर्नल, while not sharing strong VM isolation। एक इस VM लेयर में इतना स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन नहीं जितना वर्चुअलाइजेशन में था, बट कहीं ना कहीं वो नेम स्पेस और ये कंट्रोल ग्रुप्स का यूज करके आइसोलेट कर दे रहे हैं। तो containers generally sufficient most application size, containers are small in size compared to VMs since they don't include a separate operating system। यूज केसेस आपको ये बता रहा है, वेल सुटेड माइक्रो सर्विसेज, रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, सीसीडी पाइपलाइंस, इन सब का जगह यूज होता है क्या, डॉकर वहां चूज किया जाता है। पोर्टेबिलिटी, कंटेनर्स आर हाईली पोर्टेबल अलाउइंग यू टू रन कहीं पे भी रन कर लो, विंडोज लिनक्स मैक कहीं भी चले। ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपका इसमें नहीं चलेगा, हम विंडोज में भी करेंगे, लिनक्स में भी करेंगे। लिनक्स में आपका रेड हैट में, ubuntu में, और आपका विंडोज में, विंडोज में डॉकर डेस्कटॉप, यस किस चीज की, 1004
कितने बजे बोला वैसे? मैं नीचे आपसे मिला था क्या पहले? सब 2 मिनट वेट कर लो बस। तो containers are highly portable, allowing you to run the same applications. Orchestration containers optional tool like Kubernetes enable the deployment, scaling and management of containers. तो ये ऑर्केस्ट्रेशन मतलब ऑटो कंप्यूटिंग। ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? ऑटो कंप्यूटिंग, कंप्यूटर टास्क को ऑटोमेट। तो ये में भी पढ़ लोगे क्या है डॉकर के बारे में, ये सारी चीजें हैं। अब यदि एक चीज याद रखना कि डॉकर में जैसे आप रेडिट इंस्टॉल किया तो रेडिट की इमेज कहां से लेके आए थे? रेडिट की साइट में जाके। बट डॉकर की जितनी भी इमेजेस चाहिए आपको, चाहे रेडिट, ubuntu, कोई भी टॉमकैट, एंजिनिक, जो भी, इनका डॉकर हब है। क्या है? डॉकर हब एक सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट ऑफ इमेजेस। क्या है? इमेजेस का वो है डॉकर हब करके। यहाँ पे सर्च कर लो, इस पे अकाउंट आप लोग बना लेना। बना हुआ है आप लोग का? इस पे साइन अप कर लेना। साइन अप करना बहुत इजी है। यहाँ पे साइन अप का आएगा, अपने जो डिटेल्स वो फिलअप कर देना। ये उतना इजी है जैसे फेसबुक अकाउंट बनवाना, शायद उससे भी इजी होगा। मैं आपको कंटेनर्स का इंस्टॉलेशन करा देता हूँ। मतलब हम डॉकर इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो पहले हम कहाँ पे लेके चल रहे हैं, हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज किया। यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद वहां पे क्या इंस्टॉल करेंगे? डॉकर। क्योंकि कल मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉकर वीएम करके T2 माइक्रो ले लेते हैं, इनफ है। मैंने ब्लूटूथ सेलेक्ट किया। T2 माइक्रो की पेयर जो एग्जिस्टिंग हुई होगा, लैब की ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पे एचटीटीपी लागू कर लो। वैसे मैं कहना कि अभी के लिए सारा ऑल ट्रैफिक ले लेता हूँ, बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है? जिस पोर्ट का रिक्वायरमेंट, वही पोर्ट क्या करना, ऑन करना। नहीं हो तो मैंने फायरवॉल पढ़ाया होगा एडब्ल्यूएस में, या सर ने पढ़ाया होगा। तो मैं ना जा ये जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं चलो सारे पोर्ट जो भी, जिस पोर्ट मुझे करना होगा मैं सारे पोर्ट अलाउ कर दिए। बट ऐसा रियल में बिल्कुल भी नहीं होता। वहां पे आपको सिर्फ वही पोर्ट ओपन करने हैं जो पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इशू। ठीक है? एक सिक्योरिटी ब्लंडर हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी मत करना। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। उस बंदे को देखना बाहर खड़ा है क्या वो? उसको बुला लेना अंदर ही। है? बुला लो, बुला लो। आ जाओ, बैठ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? आप उनके फ्रेंड हो क्या? क्या नाम है उनका? हाँ, जुबेर। अच्छा, हाँ, मतलब फ्रेंड ही हुए और क्या। ठीक है, ये मैंने Ubuntu मशीन लॉन्च किया। इसके बाद एपीडी स्पेस एंड देन अपडेट स्पेस हाइफन वाई। ये रेपो अपडेट किया। जैसे आप em अपडेट हैपन वाई कर दो रेडिट में,
इसके बाद यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करना बहुत इजी है। एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस, जो आपके डॉकर की साइट का नेम, वेबसाइट, मतलब आपको डॉकर की ऑफिशियल साइट ओपन करना है, कि वहां से पैकेज को फेच कर लेता है docker.io, जैसे ansible.io, ये इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो गया। आपको बस यहाँ पे इतना ही करना है, एपीडी इंस्टॉल -y, और ये क्या हो जाएगा, डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर स्पेस $वर्जन, आपको वर्जन दिख जाएगा। इसके बाद आप स्टेटस भी देख लो, सिस्टम स्टेटस स्पेस एंड देन डॉकर आपका रनिंग में। आपको कोई, मतलब इसके अंदर मुझे ना एक और ubuntu इंस्टॉल करना है, कंटेनर स्टोर करना है। कंटेनर के लिए इमेज कौन सी चाहिए मुझे, ubuntu वाले थे। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, पहले आप उस इमेज को पुल करोगे। क्या करोगे, देखो यदि आप पहले देखोगे अब मेरे पास इमेज है या नहीं है, मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं होगी भाई। कोई भी ऑपरेशन इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो डॉकर स्पेस एंड देन पुल स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका, ubuntu कर दिया। क्या कर दिया, ये इमेज को डाउनलोड कर रहा है इस इंस्टेंस के अंदर। ये कहां से ला रहा है, डॉकर हब से, डॉकर लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे करोगे, अब इमेज देखो तो इमेज आ गई है, कितने एमबी का है, 78 पॉइंट। इससे कंटेनर बनाना है, ऑलरेडी हम होस्ट मशीन पे हैं, ubuntu इंस्टेंस पे। तो उसके लिए डॉकर रन -itd, आई मतलब इंटरेक्टिव, टी मतलब टर्मिनल, और डी मतलब डिटैच, मतलब बैकग्राउंड में रन कर दो। अभी अटैच मोड पे नहीं, आई मतलब इंटरेक्टिव, और टी मतलब टर्मिनल, और डी मतलब क्या है आपका, डिटैच, ठीक है। ITD एंड देन इसके बाद -नेम एंड देन कंटेनर का नेम, ठीक है। इसके बाद इमेज का नेम, क्या कर दोगे आप, ubuntu, आपको कंटेनर चल जाएगा। कैसे देखोगे, डॉकर स्पेस PS, ये चल दिख रहा है आपको। कंटेनर किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं? मतलब कंटेनर एक VM हो गया, और VM किसी भी वर्चुअल मशीन को करने के लिए उसका ISO इमेज तो चाहिए होगा ना। तो इमेज जो पड़ी वो डॉकर हमें पड़ी है, तो पहले उसको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। इमेज मतलब ISO इमेज, DVD फाइल, जो मान लो आप लैपटॉप में विंडो 10 डालोगे तो विंडो 10 का क्या चाहिए, DVD फाइल चाहिए, तभी तो इंस्टॉल कर पाओगे वो। अभी कंटेनर बन गया, अब कंटेनर के अंदर करने के लिए कनेक्टिविटी होना चाहिए ना हमारे सर्वर, और ये डायरेक्टली नहीं, ये ग्लोबली अवेलेबल है, मतलब आप सीधा पुल करके कमांड चलाओ। ऐसा नहीं कि डॉकर हब मेरा यहाँ पे लॉगिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बट जैसे मान लो, हाँ, यदि आप अपनी प्राइवेट रेपो में रख रहे हो, अपना खुद का एक रेपो बना रहे हो, उसमें रखना है, तो कहने की आपको यहाँ पे डॉकर डॉकर इस इंजन को कनेक्ट करना पड़ेगा डॉकर हब से, तभी वहां से इमेज ले पाओगे या इमेज वहां पे डाल पाओगे, जैसे गिट हब में होता है पुश पुल करने से पहले। ये सब पब्लिक ये पब्लिक है, ये आपको ओपन सोर्स है, या डायरेक्टली कर लेगा। कंटेनर के अंदर जाना है तो exec स्पेस -it, exec एक न्यू एनवायरनमेंट के साथ VM को कनेक्ट करता है। किसी प्रोसेस को न्यू एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना है, exec है। कंटेनर नेम, और आप किस सेल प्रोग्राम, विन बैश, क्योंकि टर्मिनल चाहिए आपको। अभी देखो टर्मिनल हमारा अलग है, डिफरेंट है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा दूसरे टर्मिनल पे आ गया, ये मैं उस ubuntu मशीन से कि उस कंटेनर के अंदर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो करना है ये भी ubuntu ही है, आपको यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे कोई टूल इंस्टॉल करना है। इसके रिसोर्स कितने दिखाता है अगर हम चेक करें इस कंटेनर के अंदर की, मतलब ये कंटेनर को इंस्पेक्ट कर, रिसोर्स असाइन किए हमने, हमारी कितनी रैम इसको जाएगी, नहीं, ये इसको जाएगा। ऐसा, ये रिसोर्स जो होता है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता। आपको जो भी रिसोर्सेस होंगे वो इसी फिजिकल VM से ही लेगा, और ये सेम जितना, हाँ, जितना उसको नीड है वो उतना वहां से ले जाएगा, क्योंकि मेनली सारे रिसोर्सेस ना रियल टाइम में वहीं से फेच करता है। जैसा कि OS में क्या होता है कि हम वहाँ रिसोर्स एलोकेट करते थे, बट ये सारा रिसोर्स आपके वहीं से लेगा, जितना नीड हो वो लेता जाएगा। तो हम इसको लिमिट नहीं कर सकते कि कंटेनर लिमिट यदि आपको करना है तो लिमिट करने के लिए आप इसी के ऑटोमेशन टूल का यूज करो, जो कि कुबरनेटिस है। मतलब एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ये कंटेनराइजेशन है,
और कंटेनर्स को ऑटोमेट करने का टूल क्या है, कंटेनर उनका मैनेजमेंट, उनकी प्रोविजनिंग करने के लिए। वहां पे आपके रिसोर्स लिमिट है, कोटा है, सब कुछ है। एक बाउंड्री सेट करते हो, किसका कितना रैम मिले, कितना हार्ड डिस्क, कितना रिक्वेस्ट, सब कुछ वहां पे कर सकते हैं। अगर उसके बिना करेंगे तो ये रियल टाइम में जितना चाहिए जितना रियल टाइम में जिसको जितना चाहिए वो उतना तो रियल टाइम फेच करता है। इसमें क्या है, रिसोर्सेज का कोई वो भी नहीं होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, जितना चाहिए उतना ही कंज्यूम करना। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट इंस्टॉलेशन करा है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सर जो कस्टमाइज इमेज बनाते हैं वो यही बनाएंगे। ये हाँ, और वही वही इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी इमेजेस में ही डॉकर फाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। और इसके लिए क्या है, जो क्लासरूम में आपको बताता हूँ कि इसके लिए किस क्लासरूम में ऐड होना है, बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। आप लोग क्लासरूम का नाम बताना मुझे, ठीक है? आपको तो समझ में आ रहा। ये वीकेंड में आपको इस वाले बैच में ऐड होना है, इस वाले बैच में। और ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम फ्रेश है, इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि रॉन्ग अपने माइंड में बोल्ड मत लेके चलना कि ये बैच फ्रेश नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पूरा इंट्रो पार्ट से स्टार्ट किया है। तो इसमें जाके ये बैच का नेम है, ये जाके आप ऐड हो, यही वीडियो मिलेगा आपको, और कहीं कोई रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, वही क्लास, सब क्लासरूम में ही मिलेगा। ऑनलाइन किसी कोई क्वेरी करना है, स्टॉप कर दूं? सर 11:30 तक जो 9:30 11:30 तक जो AWS का जो क्लासेज है तो कोलाइड हो जाएगी ना? नहीं, उसमें क्या हो जाएगा 9:30 पे? 9:30 से तो 11 ही चलता है ना वो। 11 फिर एकदम से यहाँ पे क्या? मतलब कि इमिडिएटली बैच स्टार्ट हो जाएगा ये क्लासेज आगे? हाँ, वो बैच में 3-4 टॉपिक्स बचे हैं, उसमें इतना कोई है नहीं। वो बैच तो आपको जितना पढ़ना चलाते रहो, कोई इशू नहीं, उसके लिए वो एक टाइप का प्रैक्टिस ही चल रहा है। हम्म। ओके सर।